हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने किया था एडजस्टेड प्रॉफिट्स के साथ में गुडविल को कैलकुलेट करना। अब हम आज उसी का रिवीजन करेंगे। रिवीजन का मतलब यह है कि आपको एक और क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाता हूं ताकि आपको वो दोबारा से रिवाइज हो जाए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं अपने चैप्टर को। तो देखो बच्चों, आप लोगों का पेज नंबर दिया हुआ है 3.30 और 3.30 पे हमारे पास है क्या? क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखिएगा, गीत एंड मीत आर पार्टनर इन ए फर्म, दे एडमिट जीत। यानी कि गीत और मीत दो पार्टनर थे और उन्होंने एडमिट किया किसको? जीत को, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर इक्वल शेयर के लिए। इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज, 3 साल की परचेज पे, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 ईयर्स। यानी कि एक पार्टनर जो है वो एंटर कर रहा है, ठीक है, बाकी दो पार्टनर्स जो हैं वो ये कहते हैं। अब देखो, पहले आज तक हमने क्या क्वेश्चन किए थे? आज तक जो हमने क्वेश्चन किए थे ना बच्चों, वो कुछ इस तरीके के थे कि हम ये कह रहे थे कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन का बिजनेस परचेज कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर यहां पे क्या लिखा हुआ है कि एक पार्टनर था जिसने एक पार्टनरशिप फॉर्म को, एक पर्सन था जिसने एक पार्टनरशिप फॉर्म को ज्वाइन किया, और जब पार्टनरशिप फॉर्म को ज्वाइन किया तो उसको बताया गया कि पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हमारे इस तरीके के हैं। उसको करना क्या होगा? क्यों बता रहे हैं हम उसको? वो हमारा बिजनेस खरीद थोड़ी रहा है। नहीं बच्चों, होता क्या है कि एक पार्टनर को क्या करना पड़ता है? लेकर के आना पड़ता है शेयर ऑफ गुडविल। यानी कि अगर आपको एंटर करना है एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो आपको न केवल कैश देना होगा बल्कि उनकी गुडविल का कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना होगा। बस वही हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं उसी मेथड से, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो चलो आओ बच्चों, दोबारा से करते हैं इसको शुरू। यहां पे हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट ईयर के लॉसेस थे और उसके बाद में प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। आगे दी हुई है एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स क्या कहती हैं? द फर्म हैड गेन प्रॉफिट्स ऑफ, गेन यानी कि प्रॉफिट्स ऑफ 50,000 ऑफ फॉर सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। यानी कि हम बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की कोई बात नहीं बोली हुई है अभी तक। सेकेंड ईयर 1,60,000 के अंदर क्या इंक्लूड है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और लिखा हुआ है द गेन वाज क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। आप ना भी बताते तो भी हमें मालूम था कि आप इन प्रॉफिट्स के साथ में क्या करते हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, होगा क्या? होगा ये कि ऐसे प्रॉफिट्स जो हैं, लास्ट क्लास में हमने सीखे थे ना, ऐसे प्रॉफिट्स एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, और अगर ये एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं तो ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स का पार्ट नहीं बन सकते। उस केस में हम क्या करेंगे? इनको यहां से हटा देंगे। यानी कि ये जो 1,60,000 है, इस 1,60,000 के अंदर 50,000 के एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड हैं, हम इसको यहां से हटा देंगे, डिडक्ट कर देंगे। ओके सर, तो यहां पे मैं लिख देता हूं माइनस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में लिखा हुआ है देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 incurred in the year ended 31st March 2017 because of machine become obsolete in an accident। ये पॉइंट भी हम पहले कर चुके हैं। सोचने वाली बात है, क्या हमारी जो मशीन है वो रोज और ऑब्सोलेंस की शिकार हो जाती है, ऑब्सोलेट हो जाती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है? हमारे एबनॉर्मल लॉसेज हैं। अगर ये लॉसेज ना हुए होते तो उस साल के, किस साल के? 2017, यानी कि थर्ड ईयर के जो हमारे एक्चुअल प्रॉफिट्स होते वो कितने होते? 1,70,000 रुपीज। तो ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है सर। आगे लिखा है ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ ए सेकेंड हैंड मशीनरी, ऑफ ए सेकेंड हैंड मशीनरी। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, बिल्कुल ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, यहां क्या लिखा हुआ है? हमने ओवरहॉलिंग किया किसका? सेकेंड हैंड मशीनरी का। अब मेरे को एक बात बताओ, आपके दिमाग में क्या आता है? ये कैपिटलाइज नेचर का एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू नेचर का? सर ऑब्वियसली सेकेंड हैंड मशीनरी के
ऊपर अगर किसी तरीके का कोई खर्चा किया जाता है ओवरहॉलिंग का, तो इससे क्या होगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा सर, कैपिटलाइज नेचर का हो जाएगा। तो इसको जाना कहां चाहिए, अभी हमने आगे का कुछ नहीं पढ़ा, इसको जाना कहां चाहिए था सर, मशीनरी अकाउंट में। अब देखिए हमने किया क्या है, ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2017, इसको आप अपने माइंड में भी मार्क कर लीजिएगा, 1 जुलाई 2017 की डेट दी हुई है। अमाउंटेड टू ₹1 लाख वॉज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। ओहो, हमने तो गलत कर दिया, रिपेयर अकाउंट के अंदर डाल दिया, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में भी डाल दिया होगा। तो ऐसा खर्चा जो कैपिटलाइज नेचर का था वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आना चाहिए था, यानी कि मशीनरी अकाउंट में जाना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये 20,000 के एक्सपेंसेस को हटा देंगे। तो अगर हम एक्सपेंसेस को हटाएंगे तो एक्सपेंसेस की लिस्ट कम हो जाएगी, और अगर एक्सपेंसेस की लिस्ट कम होगी तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएंगे बच्चों, बढ़ जाएंगे। तो ये जो 20,000 रुपीज है ना, ये हो जाने वाले हैं ऐड, ठीक है जी, 20,000 रुपीज क्या हो जाने वाले हैं बच्चों, ऐड हो जाने वाले। खैर अब देखो, ये 20,000 नहीं थे, ये कितने थे, 1 लाख रुपीज थे। तो ये 1 लाख रुपीज क्या हो जाने वाले हैं, ऐड हो जाने वाले हैं, ठीक है। 1 लाख रुपीज ये ऐड हो जाएंगे। और अब देखो क्या लिखा हुआ है, डेप्रीसिएशन इज चार्ज 20% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। बस अब यही पॉइंट है जो हमें समझना है। होना क्या चाहिए था, होना यह चाहिए था कि 1 लाख रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आने चाहिए थे, और आना क्या चाहिए था, डेप्रीसिएशन आना चाहिए था। तो डेप्रीसिएशन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता तो हमारे नेट प्रॉफिट क्या हो जाते सर, कम हो जाते, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ जाते, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो बच्चों नेट प्रॉफिट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे जी, हमने यहां पे डेप्रीसिएशन को रिकॉर्ड नहीं किया, और अगर डेप्रीसिएशन को रिकॉर्ड नहीं किया तो अब रिकॉर्ड करेंगे, और अगर अब रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से नेट प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहां पे हम डिडक्ट करेंगे क्या, डेप्रीसिएशन 20% फॉर कितने महीने के लिए, 9 मंथ्स, ठीक है। ये तो मैंने वैसे ही अपनी रेफरेंस के लिए लिख लिया है यहां पे। हो सकता है आप लोगों को ये स्क्रीन पे ठीक से दिखाई ना दे रहा हो, हमने जो पेंसिल से लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये मुझे आपको दिखाना नहीं है, बस आप लोगों का ध्यान दिलाना था, ठीक है। तो चलिए बच्चों करते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों के सामने बुक है ही, ठीक है। चलो मैं इसको जूम आउट करता हूं पहले, हाँ जी, और ये रही हमारी वो जादू की छड़ी जो कि फोकस करवा लेती है फटाफट से, हाँ जी। तो बनाएं अपना वैसे ही, हम क्या लिखते थे सबसे पहले, स्टेटमेंट ऑफ, याद आया पुरानी क्लास का, होमवर्क किया आप लोगों ने, हाँ जी, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, होमवर्क किया आप लोगों ने, होमवर्क जरूर करना है बच्चों, होमवर्क करोगे तभी काम बनेगा। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स, है ना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सर, ईयर, और फिर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट्स, और फिर क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट, और फिर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट, है ना। यही करते थे ना हम लोग, हाँ जी सर यही करते थे। तो सबसे पहले साल के हमारे प्रॉफिट्स क्या हैं, सबसे पहला हमारा साल कौन सा था, साल था सर 31 मार्च 2015 पे एंड हो रहा था, यानी कि ये 14-15 था। 14-15 में हमें प्रॉफिट्स नहीं हुए सर, लॉसेज हुए हैं 90,000 रुपीज के, हमने यहां पे रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है जी। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, 90,000 के लॉसेज के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ सर, यानी कि नो एडजस्टमेंट, तो इसका मतलब 90,000 का लॉस ऐसे ही चलने वाला है, ठीक है। अगले साल 15-16 के हमारे दिए हुए हैं क्या, प्रॉफिट्स कितने, 1,60,000 रुपीज के दिए हुए हैं ना, है ना, बुक है ना सबके पास में, हाँ सर हमारे पास में तो बुक हमेशा रहती है, वेरी गुड। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हमें क्या हो गया था, सेल ऑफ मशीनरी के ऊपर कुछ एबनॉर्मल गेन हो गया था। एबनॉर्मल गेन अगर ना होता
सॉरी बच्चों, अगर ये एबनॉर्मल गेन ना होता तो हमारे प्रॉफिट्स इतने थोड़ी होते। हम क्या कर देंगे, अपने एबनॉर्मल प्रॉफिट से उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हमारे कितने थे, 50,000 रुपीज के थे, हम डिडक्ट कर देते हैं तो हमारे प्रॉफिट्स एक्चुअली कितने आ गए, 1,10,000 रुपीज। ठीक है, फिर है हमारे पास 16-17 के अंदर हमारे पास में कितने प्रॉफिट है, 1,50,000 है ना। और एडजस्टमेंट क्या कहती है, एडजस्टमेंट हमारे को कहती है कि हमारे कुछ एबनॉर्मल लॉसेस हुए ड्यू टू एक्सीडेंट्स ऑफ मशीनरी। तो हर साल थोड़ी होते हैं ऐसे हमारे एबनॉर्मल लॉसेस, तो अगर ये एबनॉर्मल लॉसेस ना हुए होते तो हमारे प्रॉफिट्स एक्चुअली कुछ और होते, और कुछ और होते तो उस अमाउंट को हम 20,000 को इंक्लूड कर देंगे, कितना, 1,70,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, अगली बार 17-18 में क्या हुआ था, 1 जुलाई 2017 को हमने एक मशीनरी परचेज कर ली थी, जिसको कि हमने गलती से कहां लिख दिया सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया। तो ये यहां नहीं आना चाहिए था, अगर ये यहां नहीं आता तो हमारे प्रॉफिट्स और ज्यादा होते। एक्सपेंसेस थे ना, एक्सपेंसेस को हटा देंगे, अगर एक्सपेंसेस को हटा देंगे तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, अल्टीमेटली बढ़ जाएंगे। तो हमारे जो प्रॉफिट्स थे वो कितने थे, 65,000 के थे। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया जी, 1 लाख रुपीस का रिपेयर्स को माइनस कर दिया था, तो अब हम क्या कर देंगे, वापस ऐड कर देंगे। तो ये जो रिपेयर्स थे ना, रिपेयर्स मैं लिख देता हूं इसके ब्रैकेट में, रिपेयर ये कैपिटलाइज नेचर के थे, तो ये कैपिटल रिपेयर, जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिपेयर के अंदर ट्रीट कर लिया था। ठीक है, सेकेंड हैंड मशीनरी में था ना ये, हाँ जी सर। अच्छा, एक तो ये पॉइंट था इसके अंदर, और साथ में क्या लगना था, डेप्रीसिएशन। अब एक बात बताओ, डेप्रीसिएशन अगर आएगा तो डेप्रीसिएशन के अंदर आने से तो क्या होगा, हमारे नेट प्रॉफिट क्या हो जाएंगे जी, कम हो जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा खर्चा है डेप्रीसिएशन जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अगर हम इसको रिकॉर्ड कर लेते, करना चाहिए था ना, हाँ सर, नॉर्मल प्रॉफिट्स के अंदर करना चाहिए था, अगर हम इसको रिकॉर्ड कर लेते तो हमारे नेट प्रॉफिट क्या हो जाते सर, कम हो जाते। तो ये जो डेप्रीसिएशन है वो कितना है, ये डेप्रीसिएशन 9 मंथ्स का आएगा बेटा, और ये 9 मंथ्स का डेप्रीसिएशन आएगा 15,000 रुपीज। ठीक है, 15,000 का डेप्रीसिएशन कैसे आया है, देखो जी, 1 लाख का 20% फॉर 9 मंथ्स। ठीक, तो ये 15,000 का हमारे पास में डेप्रीसिएशन डिडक्ट होने वाला है। ठीक है, अब अगर मैं एडजस्टमेंट करता हूं, 65,000 के अंदर ऐड करता हूं 1 लाख, तो ये बन जाता है 1,65,000, और माइनस कर देता हूं 15,000, तो ये बन जाता है, टोटल इफेक्ट कितना आ जाता है सर इसका, 1,50,000 रुपीज। तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 17-18 के मेरे प्रॉफिट्स कितने हो गए मेरे बच्चों, 1,50,000। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, और अब चलते हैं 18-19। 18-19 में मेरे प्रॉफिट्स कितने थे, 1,77,000। अब सर एक बात बताओ, 1,77,000 के हमारे प्रॉफिट्स थे और हमारे पास में कोई एडजस्टमेंट तो लिखी नहीं हुई, तो अब क्या करें। अब एक बात बताओ बच्चों, पिछले साल हमारा डेप्रीसिएशन रहा था इस मशीनरी के ऊपर, क्या इस साल नहीं लगेगा, हाँ सर लगेगा। तो आपको कैसे पता लगेगा कि हमने रिकॉर्ड किया था या नहीं किया था, सोचने वाली बात है बच्चों। जब हमने रिपेयर्स के नाम पे ओवरहॉलिंग के जितने भी एक्सपेंडिचर थे उसको रिपेयर अकाउंट के अंदर ले लिया था, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको एडजस्ट कर दिया था पूरी की पूरी मशीनरी को। तो ना हमने पहले साल का डेप्रीसिएशन लगाया होगा, ना ही सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन लगाया होगा। ओहो सर, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। सोचना पड़ता है बेटा, सोचना पड़ता है, सिखा रहा हूं तुम्हारे को सोचना। ठीक है, तो सोचना जरूरी है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम नेक्स्ट ईयर भी उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाएंगे, लेकिन अब की बार पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगेगा, पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगेगा। ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे, वो जो 1 लाख था उसमें से हमारे ऊपर डेप्रीसिएशन कितना लग चुका था, 15,000 का डेप्रीसिएशन लग चुका था। तो 15,000 का जब डेप्रीसिएशन लग चुका था तो रिमेनिंग मशीनरी कितने की रह गई है सर,
85,000 की रह गई है ना। तो 85,000 का 20% जो है वो 17,000 आता है, देख लो, है ना। 17,000 दिखाई दे रहा होगा तुम्हारे को। अच्छा चलो इसको साइड में रख देते हैं। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया क्या, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी कितने की एडजस्टमेंट है सर, 17,000 की। माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने इस एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड कर लिया होता तो ये हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ जाते। एक्सपेंडिचर की लिस्ट जब बढ़ जाती है तो नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा, नेट प्रॉफिट कम हो जाते हैं। तो देखो भाई मैंने माइनस कर दिया। नीचे मैं इसकी कैलकुलेशन भी दिखा देता हूं कि 1 लाख में से 15,000 तो पिछले साल एडजस्ट हो गए थे, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 85,000 का 20% फॉर फुल ईयर, है ना। तो अब 1,77,000 में से अगर 17,000 चले जाएंगे तो हमारे पास में प्रॉफिट्स कितने आ जाएंगे, 1,60,000 रुपीज के प्रॉफिट्स आ जाएंगे। ओके सर, हो गया। ये क्या आ गए हमारे, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट्स, इसी की तलाश थी सर हमारे को। और ये टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट कितने आ रहे हैं सर, 5 लाख रुपीज के, है ना। चलो अब आगे करते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, एक बारी मेरे को फुल स्क्रीन पे दिखाया जाए। हाँ जी ये रहा मेरा, ठीक है। अच्छा चलो अब करते हैं आगे का काम। अब ये तो आ गए हमारे पास में टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट्स। अब हमें क्या निकालने हैं सर, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स। सर ये प्रॉपर दिखाया जाए, ये आप किसको कहते हैं, ये मैं अपने कैमरा पर्सन को कहता हूं बच्चों। मेरे पास में एक कैमरा पर्सन है, ठीक है, मैं उनको बोलता हूं कभी कभी, ठीक है। इनका नाम है चमन जी, ठीक है। अच्छा खैर कोई बात नहीं, देखिए कभी मिलवाएंगे भी आपको इनसे ना, कभी मिलवाएंगे, ठीक है। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स कितने हैं हमारे पास में, 5 लाख रुपीस। कैसे निकल करके आएंगे, एवरेज डिवाइड बाय, अब कितने साल थे ये, 1 2 3 4 5 साल थे ये, है ना। तो डिवाइड कर देता हूं 5 से, तो सर सिंपल कैलकुलेशन निकल आई, 1 लाख रुपीस। अब गुडविल कैसे निकालेंगे, सर हमें गुडविल निकालना आता है। हाँ तो बताओ फिर कैसे। सर एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स जो आए हैं ना, उसको हम मल्टीप्लाई कर देने वाले हैं, किससे, हम मल्टीप्लाई कर देने वाले हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, है ना। ठीक है सर, तो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट थे 1 लाख रुपीस, और नंबर ऑफ ईयर एडजस्टेड कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, 3 दिए हुए, तो ये 3 लाख रुपीस की हमारी क्या आ गई जी, गुडविल आ गई। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये रिवाइज हो गया होगा पूरा का पूरा, है ना। बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने आपको रिवाइज करवा दिया है, आप लोगों ने होमवर्क किया होगा ऐसा मेरे को मानने का मेरा विश्वास है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से किया कीजिए। चलो बच्चों अब हम क्या करेंगे आगे, सर और क्या करवाने वाले हो, आज क्या प्लान है हमारे, ये तो हमने पिछली क्लास का एक रिवीजन टाइप कर लिया। हाँ जी बच्चों, चलो अब आज सीखेंगे हम बच्चों, और क्या सीखेंगे, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड बहुत ही आसान है, बड़ा ही आसान है, ठीक है। एक काम करता हूं, पहले इसको जरा थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं, फिर समझाता हूं आप लोगों को। हाँ जी ये रही मेरी कॉपी, देखो जी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, आओ जी समझते हैं। तो ऊपर हम हेडिंग डाल देते हैं क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक बात बताऊं तुम लोगों को, हाँ सर बताओ, हम तो सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये जो हमने एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने सीखे हैं ना, ये हमारे वेटेड एवरेज मेथड के अंदर भी काम आने वाले, ठीक है। तो चलो देखते हैं जी कैसे निकालते हैं हम। अब इसके अंदर हम कैसे निकालते हैं गुडविल, तो गुडविल निकालने का तरीका क्या है, गुडविल निकालने का तरीका है सर, जितने भी हमारे पास में वेटेड
वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स होंगे ना, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इससे सर ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, पहले वाला ही जैसा दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले वाले जैसा ही है। ठीक है, तो पहले वाले जैसे में क्या है कि हमारे पास में पहले वाले जैसा क्या है ये कि यहां पे बस हमारे को वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं, है ना। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, आओ देखते हैं। देखो बच्चों, हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। अब स्टैट्स के अंदर आपने वेट्स निकालने तो सीखे होंगे ना। वेट्स क्या होते हैं, सिंपल से होते हैं। देखो हम इसको किस तरीके से करेंगे, सीख लो बच्चों मेरे साथ। नंबर 1 ईयर, नंबर 2 प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट्स, ठीक है, और नंबर 3 वेट्स। अब देखो हम एक पर्टिकुलर ईयर दिया हुआ होगा, जैसे पहले दिया हुआ होता था। लेट्स से मैं कहता हूं 2014 दिया हुआ है कैलेंडर ईयर के हिसाब से, और हमें कुछ क्या दिए हुए होंगे, प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट हम निकाल लेंगे। जैसे भी एडजस्टमेंट दी हुई होगी वो तो बहुत सिंपल है, जैसे अभी हमने सीखा है थोड़ी देर पहले। ठीक है, सीखा तो पिछली क्लास में ही था, आज तो सिर्फ रिवाइज कर लिया हमने उसको एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर लिया जी, मैंने प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लिया फर्स्ट ईयर का एडजस्टमेंट करने के बाद। ठीक है, अब मैंने इसको दे दिया वेट। वेट कितना, 1। याद रखना बच्चों, जो लेटेस्ट प्रॉफिट्स होंगे ना क्वेश्चन के अंदर, लेटेस्ट प्रॉफिट का मतलब लास्ट ईयर का प्रॉफिट्स, और 4 साल पुराने प्रॉफिट्स की अगर मैं बात करूं तो वो 4 साल पुराना जो प्रॉफिट्स होगा वो उतना ही पुराना होगा। तो रूल क्या है, गेम का रूल क्या है, गेम का रूल सिर्फ इतना सा है कि सर जो लेटेस्ट होगा ना हमारा प्रॉफिट, उसको हम सबसे ज्यादा वेट देंगे। यानी कि जितने भी वेट हमने देने हैं ना नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से, लेटेस्ट वाले को यानी कि लास्ट ईयर वाले को हम सबसे ज्यादा वेट देंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले को सबसे कम वेट देंगे। तो सबसे कम वेट कितना होता है सर, 1 ही होता है सर। 1 किलो जैसे 2 किलो से कम होता है ना, ठीक इसी तरीके से। अच्छा जी, 2015 में हमारे कुछ प्रॉफिट्स हुए और उसकी हमने एडजस्टमेंट करके निकाल दिया, उसको नंबर 2 इतना वेट दे देंगे। 16 में 3, 2017 में नंबर 4, इस तरीके से। तो यहां पे क्या किया हमने, लेटेस्ट वाले को सबसे ज्यादा, मान लो 4 ही साल है। अब देखो इसको ना मैं नाम दे देता हूं, क्या नाम दे देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं ए, इसको मैं बोल देता हूं बी। ठीक है, और लास्ट में ना हमें निकालना है क्या, इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर देना है हमें इनको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको नाम दे देता हूं सर सी, और सी क्या है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी, है ना। यानी कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन, वो क्या है हमारा सी, यानी कि ये प्रोडक्ट आ जाएगा। अब वो कुछ आ जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है ना। अब इसके बाद में लास्ट में हम इसकी क्या कर देंगे, टोटलिंग, सी की टोटलिंग कर देंगे, और किसकी टोटलिंग कर देंगे, टोटल वेट्स की टोटलिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये हम क्या कर देंगे जी, टोटल। अब ये क्या आ जाएंगे, टोटल वेट्स, और ये क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट। अब हमें क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। तो वो कैसे आएगा, टोटल ऑफ सी, यानी कि सी का टोटल, ये वाला अमाउंट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बी। ठीक है ना बच्चों, तो इन सब का टोटल डिवाइडेड बाय बी का टोटल। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं,
वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और फिर इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं सर, गुडविल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर निकाल लो बेटा 18th। ठीक है, आ जाओ समझाता हूं तुम्हारे को मैं। हमने निकाल लिया सर क्वेश्चन नंबर 18 और मैं इसको करता हूं क्या, जूम इन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है और इसने खुद ही एडजस्ट कर लिया अपने आप को। हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 और थोड़ा सा जूम इन कर दूं। देखो बच्चों क्या दिया हुआ है यहां पे, मनबीर एंड निम्रत, हाँ जी इनके नाम है, आर द पार्टनर एंड दे एडमिट अनाहत। ठीक है जी, क्या जबरदस्त जबरदस्त नाम लिखे हुए हैं बुक्स के अंदर। ठीक है, पढ़ के भी कंफ्यूजन हो जाती है। सिंपल सी बात है, एम एन एन और ए कर देते। चलो छोड़ो ना, इससे हमें क्या लेना देना, भावनाओं में क्यों बहे हम। इट वॉज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज। सबसे पहले हमें यही ढूंढना होता है ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है सर, टेकिंग प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल के हमें प्रॉफिट्स दिए होंगे। वेट्स असाइन टू ईच ईयर इज 1 2 3 4 5। लो जी, मतलब क्वेश्चन ने हमारे को ये भी बोला हुआ है कि हम ये वेट्स देंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं, दे सकते हैं, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन को बड़ा बनाना है हमने, कैसे भी बनाए। ठीक है, अच्छा जी, रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 टू 2019। ठीक है सर, 2015 से 2019 के हमें ये प्रॉफिट्स दिए हुए 70,000, 140, 1 लाख, 1,50,000, 1,60,000 और 1,65,000 रिस्पेक्टिवली। स्क्रूटनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सर स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, स्क्रूटनी का मतलब होता है जैसे आप लोगों की टीचर जो होती है वो पेपर चेक करती है ना आपके, ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है ना, वो बुक्स ऑफ अकाउंट को स्कैन करता है। स्कैन करता है का मतलब क्या है, वो उनको चेक करता है कि सारी चीजें प्रॉपर वे में लिखी हैं या नहीं है। वैसे स्क्रूटनी का मतलब जो ना रेक्टिफिकेशन होता है, लेकिन ये एक टर्म है जो कि प्रोफेशनल वे में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ में यूटिलाइज होती है। ठीक है सर, ओके ओके, हम समझ गए। चलो अब पढ़ते हैं मेरे बच्चों। देखो क्या लिखा हुआ है, देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। तो 2015 में एक एबनॉर्मल लॉस था। अगर एबनॉर्मल लॉस ना होता तो ये हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, ये जो हमारे प्रॉफिट्स हैं कितने के, 70,000 के। फर्स्ट ईयर का है ना ये, हाँ जी ये फर्स्ट ईयर का ही है 2015 का, यानी कि 14-15 के हमारे प्रॉफिट्स थे 70,000। अगर ये 20,000 के लॉसेस हमने ना लिखे होते एबनॉर्मल लॉसेस, तो हमारे प्रॉफिट्स क्या होते, एक्चुअली 1 लाख, सॉरी ये होते 90,000 होते। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। ओके, अगला पढ़ते हैं। देयर वॉज एन एबनॉर्मल गेन, मतलब क्वेश्चन इतना लड्डू है कि वो हमारे को कुछ बता ही नहीं रहा, सीधा ही बोल रहा है क्या कि ये लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, ये एबनॉर्मल गेन है। अरे हमसे कुछ तो मेहनत करवा लो आप। करवाऊंगा बेटा, अभी करवाऊंगा, थोड़ी देर ठहरो। ठीक है, चलो। देयर वॉज एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 30,000 इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। अगर ये एबनॉर्मल गेन ना हुआ होता तो हमारे प्रॉफिट्स इतने थोड़ी होते, तो ये क्या हो जाएंगे जी, डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 10,000 रुपीज। देखो जी, अब ये क्या लिए हुए हमारे को, क्लोजिंग स्टॉक किसका, 31 मार्च 2018 का। इस टाइम पे हमारे प्रॉफिट्स कितने थे, जितने भी थे मेरे ख्याल में 2018 में 1,60,000 दिए हुए। हाँ जी 1,60,000। और उस साल हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था ना वो 10,000 से ओवर वैल्यूड था, है ना। अब मेरे को बच्चों आपसे ना थोड़ी सी बातचीत करनी है इस विषय में, ठीक है। और मैं इसके ऊपर जो कॉपी के ऊपर नहीं लिखने वाला, मैं क्या करने वाला हूं, एक रफ पेज निकालने वाला हूं यहां से,
ड्रॉअर में से मैंने निकाला और बस अब इस बुक को मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है जी, चलो अब देखो मेरी बात समझो जरा। ये रहा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग मान लो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस मान लो, एक ही बात है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग में आता है, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट। ये थर्ड पॉइंट के बारे में बात है बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक कहां आता है सर? सर क्लोजिंग स्टॉक सब जानते हैं कि क्रेडिट साइड पे आता है। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे आता है और क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, यानी कि ज्यादा लिख दिया गया था 10,000 से। तो लेट्स से हम कहते हैं कि यहां पे होना चाहिए था कितना, 50,000, और लिख दिया गया कितना, 60,000। एक मिनट के लिए मान लो, ऐसा मान लो, ठीक है, 60,000 लिख दिया गया। तो अब हमारे ग्रॉस प्रॉफिट पे इसके क्या फर्क पड़े होंगे? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अननेसेसरली बढ़ा हुआ होगा। तो हम क्या कर देंगे, हम इसको सही वैल्यू पे लेके आएंगे। तो यहां हम 50,000 करेंगे और इसका मतलब हमारी इनकम जो है वो कम हो गई। और इनकम के साथ में प्रॉफिट्स का क्या होता है सर? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी कि जितने भी ग्रॉस प्रॉफिट दिए हुए थे 2018 में, वो प्रॉफिट्स कितने दिए हुए थे, 1,60,000 के। तो ये 1,60,000 ना रह करके 10,000 माइनस होकर के ये क्या हो जाएंगे, 1,50,000 हो जाएंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आई है तो हां बोलो और वरना ना बोलो। सिंपल सी बात है कि क्लोजिंग स्टॉक हमारी इनकम की तरह से ट्रीट होता है क्रेडिट साइड पे। अगर हम इसको सही करने के लिए कम करेंगे, अगर हम कम करेंगे तो इनकम की साइड हमारी कम हो जाएगी, यानी कि इनकम साइड के अंदर कमी आने से क्या होंगे हमारे प्रॉफिट्स पे इफेक्ट, कि हमारा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, इस साल का प्रॉफिट जो था, इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था 2018 का था ना ये? हाँ सर, 2018 का जो ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग स्टॉक था, क्या ये 2019 में ओपनिंग स्टॉक नहीं बन जाएगा? हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ठीक है बच्चों, कौन सा, 2019 का। अब जरा मेरे को एक बात बताना, क्या ये इस साल ओपनिंग स्टॉक की तरह नहीं दिखाई देगा? हां सर, बिल्कुल दिखाई देगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने डेप्रिसिएशन का किया था ना, एक साल का लगाया था फिर दूसरे साल का लगाया था। तो ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल भी ओपनिंग स्टॉक दिखाई देगा और तब भी ये ओवर वैल्यूड रहा होगा, यानी कि ये तब भी 60,000 दिखाया होगा और दिखाना कितना चाहिए था, 50,000 रुपीज, यानी कि अभी भी ये ओवर वैल्यूड है। अब ये वाली साइड कौन सी है, ये हमारी एक्सपेंडिचर साइड है। तो मेरे उस साल के ग्रॉस प्रॉफिट्स कितने थे, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट है इसलिए मैं वर्ड ग्रॉस प्रॉफिट यूज कर रहा हूं, वो रहे होंगे 1,65,000, है ना जी, 1,65,000। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको ठीक करने के लिए कम करूंगा तो एक्सपेंस की साइड कम हो जाएगी, एक्सपेंस की साइड कम हो जाएगी तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, अल्टीमेटली बढ़ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा जी, ऐड हो जाएगा, 10,000 अगले साल के प्रॉफिट्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अरे सर, इसका मतलब तो इसके दोनों इफेक्ट हो गए, इफेक्ट तो नलिफाई हो गए कि एक साल कम हो गया और एक साल ज्यादा हो गया, और फिर प्रॉफिट्स पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बेटा अगर हम एक पर्टिकुलर साल की बात करेंगे ना तो हमारे प्रॉफिट्स पे फर्क पड़ेगा। और एक बात बता दूं तुम लोगों को, याद रखना हमेशा कि प्रॉफिट्स पे फर्क, आपके आंसर पे कोई फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन टीचर है ना जिसने आपको ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करवाने के लिए ये पॉइंट बीच में डाला है और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, आपने उसको ढंग से किया नहीं, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे बच्चों। तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि इसका प्रैक्टिकली चाहे इफेक्ट पड़े या ना पड़े, इन दोनों ट्रांजैक्शंस का चाहे कोई इफेक्ट पड़े या ना पड़े, लेकिन आपका आंसर में इसका ट्रीटमेंट होना जरूरी है, ठीक है जी। तो खैर ये था हमारा जो था वो ट्रीटमेंट था। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को पेपर पे उतार लेते हैं, शीट पे उतार लेते हैं। मैं शीट को साइड कर देता हूं और अपने पास एक फ्रेश शीट लेता हूं जिसमें कि हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। उसको मैं जूम आउट कर देता हूं, ठीक है ना, समझ गए ना तुम लोग? हाँ सर, हम समझ गए।
ये मेरी जादू की छड़ी फोकस करवाने के लिए। ठीक है, चलो अब ऊपर क्या लिखेंगे सर? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड तो ऐसे ही नाम है बस इसका, हमारे को तो क्या करना है, वही सब करना है। क्या करना है सर? वही सब, एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकालने हैं, है ना? तो एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकालते हैं बच्चों हम। चलो ऊपर क्या लिखेंगे? सबसे ऊपर लिखेंगे जी क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 3.31। ठीक है जी, यहां पे हम क्या लिखेंगे जी? ईयर। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? ईयर। फिर हम लिखते हैं प्रॉफिट्स, फिर हम लिखते हैं जी एडजस्टमेंट, फिर हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट्स या फिर नॉर्मल प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, और फिर हम लिखते हैं क्या? वेट, और लास्ट में हम लिख देते हैं बच्चों प्रोडक्ट। ठीक, अब पहले साल के प्रॉफिट्स कितने थे? पहला साल कौन सा था? 2015 का था सर। प्रॉफिट्स थे उस साल 70,000। एडजस्टमेंट क्या हुई थी? एडजस्टमेंट हुई थी, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि 20,000 जो थे वो एबनॉर्मल लॉस थे। अगर ये एबनॉर्मल लॉस ना हुए थे तो हमारे प्रॉफिट्स कितने होते? हमारे प्रॉफिट्स 90,000 होते। तो हमने इसको ऐड कर दिया, एबनॉर्मल थे ना, इस वजह से हमें तो नॉर्मली लेने होती हैं सब चीजें। हाँ सर, हम समझ गए। अच्छा, इसको वेट क्या दोगे जी? सबसे पुराना है ना ये साल, तो इसको 1 वेट दे दो। तो 90,000 इंटू 1 कितना आ जाता है बच्चों? 90,000 ही आ जाता है सर। अब इसको आप नाम देना ना भूलें, इसको नाम हम दे देंगे ए, इसको नाम हम दे देंगे बी, और इसको हम नाम दे देंगे सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी। ऐसे साफ सुथरे तरीके से काम करना है ताकि हमारे टीचर्स हमारे नंबर ना काट सकें। बच्चों के अंदर ना बहुत ही विरोध होता है। ठीक है, वो क्या कहते हैं? कहते हैं टीचर है ना जबरदस्ती नंबर काट लेते हैं। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। किसी टीचर को आपसे कोई दुश्मनी नहीं होती है। बस हम चाहते हैं कि आप लायक बने, बोर्ड्स के अंदर अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें अपने स्कूल को और प्रेजेंट करें अपने अच्छे से पेपर को। तो इसके लिए शुरुआत में आपके जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए नंबर काट लिए जाते हैं आपके, अगर आपने ठीक से काम नहीं किया है तो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 2016 का हमारा था साल, और उस साल हमारे प्रॉफिट्स थे मेरे बच्चों 1,40,000। और इस साल क्या था? 30,000 की एक एडजस्टमेंट है हमारे पास में, क्या? एबनॉर्मल गेन की। अगर ये एबनॉर्मल गेन ना हुए होते जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो हमारे पास में नेट प्रॉफिट, हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने होते? 1,10,000। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं वेट से, तो कितना आ जाता है? 2,20,000। ऐसे ही हम बोलते हैं 2017 के लिए। 2017 के प्रॉफिट्स थे बच्चों 1 लाख रुपीस, और उस साल कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी। तो 1 लाख का 1 लाख ही नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए हमारे, और वेट था 3, तो प्रोडक्ट कितना आ गया? 3 लाख रुपीस, है ना? 2018 के बारे में बात आई, 1,60,000 के हमारे प्रॉफिट्स थे, और ओवर वैल्यूएशन वाला पॉइंट हमने अभी अभी समझा है। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड होता है तो हम क्या कर देते हैं जी? उसको कम कर देते हैं, और इनकम साइड पे लिखा जाता है इनकम के कम होते ही क्या हो जाएगा? हमारे नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएंगे। तो 10,000 अगर हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे तो ये नॉर्मल प्रॉफिट्स हमारे 1,50,000 आ जाएंगे, और हमारा वेट तो था कितना? 4। तो 1,50,000 इंटू 4 दैट इज 6 लाख रुपीस। ठीक है, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आए। हाँ जी, और लास्ट ईयर है क्या? 2019, 1,65,000 के हमारे प्रॉफिट्स दिए हुए थे, और हमने एडजस्टमेंट करनी है क्या? ओपनिंग स्टॉक की। तो 10,000 मैंने ऐड कर दिया। ठीक है जी, क्यों इसलिए ऐड कर दिया? क्योंकि एक्सपेंस की लिस्ट के अंदर एक्सपेंसेस बढ़े हुए थे। 10,000 से हम एक्सपेंसेस यानी कि ओपनिंग स्टॉक को अगर ठीक करने के लिए कम करेंगे तो हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, और एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो क्या होगा? नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1,75,000 रुपीस, और इसका वेट कितना था? 5।
1,75,000 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8,75,000 आ जाता है बच्चों। ठीक है, यही है ना आपके पास में? हाँ सर। अब सर टोटल कर लेते हैं एक बारी। वेट का जो टोटल है वो है 15 और प्रोडक्ट का जो टोटल है वो है 20,85,000। ठीक है ना। अब हमें निकालने हैं क्या? वेट एवरेज वेटेड, या फिर आप इसको वेटेड एवरेज भी कह सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक, ओके। और ये कैसे निकल करके आएगा? जैसा कि हमने बताया ही था कि C को हम डिवाइड कर देंगे किससे? B से। ठीक है, तो ये आ जाएंगे 2,85,000, सॉरी 2,85,000 नहीं है ये, 20,85,000 है। हाँ बच्चों, बिल्कुल 20,85,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 15 से, 20,85,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 15 से तो आंसर आ जाता है 1,39,000। ये आ गए जी हमारे पास में एवरेज आ गया, ये हमारे सारे वेटेड प्रॉफिट्स का, है ना। चलो अब निकालनी है हमारे को क्या? गुडविल। तो गुडविल एज यूजुअल हम कैसे करेंगे? 1,39,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, है ना। तो 1,39,000 को अगर हम नंबर ऑफ ईयर परचेज दैट इज 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 3 तो ये हमारे पास आ जाता है 4,17,000 रुपीज। तो हमारी गुडविल कितनी आ गई है बच्चों? 4,17,000 रुपीज की हमारी गुडविल आ गई है। ठीक है, तो देखा कितना आसान है बिल्कुल ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना भी। बहुत ही आसानी से हम इसको क्या नाम है कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप बिल्कुल सिंपल वे में इसको इस तरीके से बनाइए और बिल्कुल आराम से तसल्ली से इसको कीजिए। तो बच्चों ये था हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इसी मेथड को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर भी थोड़ी और हैवी एडजस्टमेंट्स के साथ में प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको क्या करना है? आपको यह करना है कि आज का काम इतना ही है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जो क्वेश्चन है इसको आप सेल्फ अटेम्प्ट भी कीजिए, और अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो आपका आज का जो हमारी तरफ से होमवर्क है वो आप ले लीजिए 17 और 19। ठीक है जी, पेज नंबर 3.31 पे क्वेश्चन नंबर 17 और 19 आपका आज का होमवर्क है। तो बच्चों आई होप आपने इस क्लास के अंदर बहुत अच्छे से सब कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच।